everyone and welcome back to my YouTube channel Entering Zindabad. I'm Pragati Agrawal and today we will be discussing about time delay using register pair. जितने भी concepts इसमें related है मैं सब कुछ discuss करने वाली हूँ. So the first point कि हमने पहले क्या पढ़ा था, register जो 8 bit का होता है उसके थ्रू हम किस तरीके से डिले क्रिएट करते हैं दो इंस्ट्रक्शंस के बीच, वो हमने पढ़ लिया था. आज हम रजिस्टर पेयर को लेंगे. तो रजिस्टर पेयर क्यों लिया जाता है, क्या यूज है इसका, अकेले रजिस्टर से ही काम क्यों नहीं बना अपना, वो मैं बताती हूँ. तो मेजर रीजन ये है कि जो 1.2 मिली सेकेंड का हमने जैसे मैक्सिमम डिले ये जनरेट किया जा सकता है इन केस अगर हम 8 बिट रजिस्टर यूज करते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि 8 बिट्स की हमने ये 8 बिट्स डाली थी, हमने मैक्सिमम ये वैल्यू हम लोड कर सकते हैं 8 बिट रजिस्टर के अंदर. एफ से बड़ी कोई वैल्यू नहीं हो सकती इन केस अगर 8 बिट का डेटा हम ले तो अभी जो अपना रजिस्टर पेयर है उसमें क्या हो रहा है कि अपने पास 16 बिट्स आ गए, राइट, लाइक BCDEHL. अगर एग्जाम्पल के लिए मैं DE ले लेती हूँ रजिस्टर पेयर, तो इसके अंदर 8 बिट, इसके अंदर 8 बिट, मतलब मिला के 16 बिट की वैल्यू भी हम लोड कर सकते हैं. तो मतलब जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ज्यादा डिले क्रिएट हो सकता है और जितना छोटी वैल्यू होगी उतना कम डिले क्रिएट होगा. टाइम डिले मतलब है ना, उतना कम टाइम ऑफ गैप रहेगा दो इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के बीच में. हाँ, तो अभी मैं बताती हूँ कि इससे जैसे BCDEHL, यहाँ पे कोई सा भी पेयर लग सकते हो, BC भी ले सकते हो, HL भी ले सकते हो DE के अलावा, पर मैंने अभी DE ले रही हूँ. एक एग्जाम्पल चलो बताती हूँ मैं कैसे करेंगे. तो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रोग्राम, ठीक है. तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखती हूँ जिसके तो सबसे पहले अपन क्या करते थे, आपको याद होगा, सबसे पहले अपन जो रजिस्टर होता था उसमें जो पिछला वाला अपन ने प्रोग्राम लिखा था उसमें क्या किया था, अपन ने एक रजिस्टर B लिया था, उसके अंदर अपन ने डेटा डाल दिया था FF, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ये डाल दी थी. कोई सी भी डाल सकते हो आप, FE भी डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि FF ही लिखो. 0 2 0 3 3 4 34 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो. FF मैंने लिया था. हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो DE पेयर है अपना इसके अंदर वैल्यू डालेंगे. तो ये हो जाएगा LXI. हमें इंस्ट्रक्शन याद है, बहुत सारी हमने पढ़ी थी इंस्ट्रक्शंस. तो ये एक इंस्ट्रक्शन है LXI, अपन इसको यूज करेंगे. LXI RP रजिस्टर पेयर, यानी कि तो रजिस्टर पेयर अपन कौन सा ले रहे हैं, DE. तो LXI D और जो वैल्यू है वो अपनी क्या है, FFH. नहीं, इस बार अपन 4 बिट्स का ले रहे हैं, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं 16 बिट्स का डेटा ले रहे हैं. तो वो अपन ने यहाँ लिख दिया कि भाई ये जो वैल्यू है इमीडिएट डेटा होता है ना, ये आई का मतलब इमीडिएट डेटा दे रखा है अपने इंस्ट्रक्शन में, उससे अपने को रजिस्टर पेयर है, ये RP है रजिस्टर पेयर, ठीक है. रजिस्टर पेयर को डिपिक्ट कर रही है, इसका मतलब DE को रिप्रेजेंट कर रही है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये वाली वैल्यू है इसको DE रजिस्टर पेयर में डाल दो. तो हम यहाँ पर 8 बिट्स और यहाँ पर 8 बिट्स का डेटा डाल दिया, ठीक है, हो गया. हाई बाइट यहाँ पर आ गई, लो बाइट यहाँ पे आ गई, ठीक. अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से सोचो, हमने क्या किया था, पहले हमने जो रजिस्टर के थ्रू जो कोड किया था उसके अंदर क्या किया था, पहले रजिस्टर को लोड कर दिया था, उसके बाद इस रजिस्टर की वैल्यू को अपन डिक्रीमेंट कर रहे थे यूजिंग DCR इंस्ट्रक्शन, ठीक है. तो अभी यहाँ पे रजिस्टर पेयर है, रजिस्टर तो है नहीं, तो इन डिक्रीमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं, DCX के थ्रू, ठीक है, ठीक है. तो DCX क्या, रजिस्टर पेयर को शो करने के लिए अपन D लिखेंगे क्योंकि हमें DE रजिस्टर पेयर चाहिए. तो DCX D कर दिया. अब एक बात बताओ मुझे, इसके अंदर हमने क्या किया था रजिस्टर के केस में, ये 8 बिट रजिस्टर के केस से मैं एनालॉगस इसलिए शो कर रही हूँ आपको ताकि आपको एक समझ आए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे से. तो इसके अंदर जो 8 बिट का था रजिस्टर, उसके अंदर क्या था कि अपन DCR के थ्रू डिक्रीमेंट करते थे, उसके बाद क्या करते थे, अपन चेक करते थे कि अपना जो 0 फ्लैग है उसकी स्टेटस क्या है, और उसके हिसाब से या तो हम जंप करना होता था अपने को, या फिर अपने को एग्जिट होना है लूप से. तो अगर 0 फ्लैग सेट हो गया है तो अपने को एग्जिट कर जाना होता था, और अगर 0 फ्लैग अभी तक सेट नहीं हुआ है, मतलब अभी तक जो इसमें डिक्रीमेंट हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट है B रजिस्टर के अंदर वो 0 नहीं हुआ है, तो अपन को जंप करना होता था. तो उसके लिए अपन इंस्ट्रक्शन यूज करते थे यहाँ पे JNZ. पर एक बात बताओ, रजिस्टर पेयर में ये काम अपन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम रजिस्टर पेयर के अंदर चेंजेस करते हैं, राइट, तब जो मतलब चेंजेस होते हैं
वो कैरी मतलब जो अपना कैरी नहीं, जो अपने फ्लैग्स होते हैं उनके अंदर चेंजेस नहीं होंगे, मतलब जो अपना जीरो फ्लैग है उसकी कंडीशन चेंज नहीं होगी अगर हम रजिस्टर पेयर में चेंजेस करते हैं तो ये चीज हमारे को नोटिस के अंदर रखनी है, राइट। तो अपन क्या करेंगे कि एकदम से हम फ्लैग को चेक करके जंप नहीं कर सकते जैसे हमने रजिस्टर के अंदर किया था, ठीक है। तो यहाँ हमारी एक ट्रिक रहेगी और वो ट्रिक ये है कि हम करेंगे और का मतलब हम एक एंड ऑपरेशन करते थे, जैसे हम और ऑपरेशन करते हैं, है ना, जॉर ऑपरेशन करते हैं, तो वो जो एक और कंडीशन है हम उसका यूज लेंगे। कैसे लेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अपन क्या करेंगे, जो अपने पास डी के अंदर वैल्यू है, ई के अंदर वैल्यू है, राइट। एक बात सोचो, अगर अपना डी ई होता, हम कुछ ऐसे ही, मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूं आपके सामने, तो लेट सपोज यहाँ पे अगर 0 1 होता, है ना, ये डेटा होता, लेट सपोज, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं समझाना चाह रही हूँ कि और कंडीशन का यूज इसमें कैसे लिया जाएगा ये चेक करने के लिए कि डिक्रीमेंट होके 0 हुआ कि नहीं। तो वो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अपन ने जो डीई के अंदर वैल्यू, लेट सपोज मैं और का एक्सप्लेनेशन करी थी, यस, तो ये देखो डीई की वैल्यू ये है, अभी इसने फ्लैग को कोई इंपेक्ट नहीं किया है, तो इस चीज को पकड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक डेटा को, मतलब या तो अब बी के डेटा को एक्यूमुलेटर में डाल दो, ये एक्यूमुलेटर है, या फिर रजिस्टर ए जिसे बोलते हैं, इस इन दोनों में से किसी एक डेटा को एक्यूमुलेटर में डाल दो। लेट सपोज आपने ई के डेटा को एक्यूमुलेटर में डाल दिया, आपने 0 1 डाल दिया इसमें। अब क्या करेंगे अपन, अपन ये देखेंगे कि भाई जो डी का डेटा है और ये डेटा है, मतलब डी और ई का है, इनडायरेक्टली अगर हम बोलें तो इन दोनों डेटाज को अपन और करके देखेंगे। तो 0 0 जो डेटा है, इसको अगर आप 8 बिट्स में प्रेजेंट करोगे तो ये 8421 के हिसाब से 8421 8421, क्योंकि 0 तो 0 ही रहता है, 8421। और अभी 0 1, ये तो 0 0 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, अब 0 1 को 8 बिट्स में प्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो 0 तो 4 बिट्स में ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा 1, तो 8 4 2 1, तो 1 की पोजीशन पे 1 आ जाएगा, बाकी 0। अगर लेट सपोज 10 होता है यहाँ पे, यानी कि ए लिखा होता है यहाँ पे, या लेट सपोज यहाँ पे 0 ए डेटा होता अपने पास डी ई के अंदर, मतलब डी के अंदर तो होता 0 0 और ई के अंदर 10 होता, तो अपन क्या करते हैं 8 4 2 1 के हिसाब से 8 + 2 10 होता है, तो इन दोनों को तो 1 कर देते हैं, बाकियों को 0 0 कर देते हैं, ठीक। तो ये हमने लिख दिया 8 8 बिट का। अब आप एक बात बताओ, इन दोनों का अपन और करेंगे, क्या करेंगे, और करके दिखाते हैं। तो 0 और 1 में से कोई भी मतलब दोनों बिट्स में से एक भी अगर 1 होती है तो ये 1 हो जाता है, नहीं तो 0 रहता है, ठीक है, यही और होता है ना। दोनों में से एक भी 1 है तो 1 हो जाएगा रिजल्ट में। हमने और कर दिया, हमारे को क्या पता चला कि जो रिजल्ट है और का, मतलब 8 बिट्स का ये रिजल्ट आ गया, ये आया 0 1, है ना। अभी ये 0 है क्या, नो इट इज नॉट 0, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने 0 फ्लैग में ये 0 फ्लैग सेट होगा कि रीसेट होगा, रीसेट होगा, क्यों, क्योंकि 0 है नहीं कर रिजल्ट में, तो ये क्या होगा, मतलब और जो किया हमने डी और ई के वैल्यूज का और करके निकाला, ये डी की वैल्यू थी, ये ई की वैल्यू थी, ठीक है। तो डी और ई के वैल्यूज को और करके जो रिजल्ट आया वो 0 नहीं है, तो ये 0 फ्लैग 0 रहेगा, और ये 0 रहेगा, इसका मतलब अपने को जंप नहीं करना। तो हम इस ट्रिक को यूज करेंगे इस चीज को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो हमने क्या किया है, हमने डी या ई में से किसी एक वैल्यू को एक्यूमुलेटर में मूव कर दिया और उसके बाद ORA कर दिया। ORA इंस्ट्रक्शन आपको पता होगा, मैंने आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत ढंग से एक्सप्लेन किए थे और जल्दी भी किए थे, तो आप वो जो क्या बोलते हैं मेरा प्लेलिस्ट है उसमें जाके इंस्ट्रक्शंस की जो वीडियोस मैंने बनाई उन्हें 2x पे जल्दी जल्दी निकाल दो ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। हाँ, तो लेट्स कंटिन्यू। अभी अपन ने ORA किया था और जो भी रजिस्टर जिसके साथ अपने को इस वैल्यू को और करना है वो लिख दो, तो ORAD, है ना। पर उससे पहले हमने इस डेटा को मूव भी तो किया था एक्यूमुलेटर में, तो इसलिए फर्दर जो ये हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, पहले तो हमने डीई के अंदर वैल्यू का डिक्रीमेंट किया, लेट सपोज इसे डिक्रीमेंट करके हमने कर दिया 0। अब इन दोनों का और करोगे क्या आएगा, 8 बिट्स का 0 0 आ जाएगा,
तो 0 हो गया ना ये वैल्यू, तो 0 फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और अगर ये सेट हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि अपने को लूप से बाहर आना है, और अगर ये रीसेट होता है ना तो अपने को मतलब जंप करना है। ठीक, हाँ तो अभी मैं क्या कह रही थी आपसे कि पहले तो देखो भूल गए होंगे, एफ जो जो ये 4 एफ है, 16 बिट का डेटा है, इसको डी रजिस्टर पेयर में डाला था, उसके बाद इसमें अपन ने डिक्रीमेंटिंग कर दी। अब यार खुद ही बताओ, एफ इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको डिक्रीमेंट करके 0 तो नहीं है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, ई के डेटा को कहाँ भेजेंगे, एक्यूमुलेटर में भेज रहे हैं, है ना। तो आपने क्या किया, मूव एक्यूमुलेटर के अंदर किसकी वैल्यू, रजिस्टर ई की वैल्यू। ठीक है, अब रजिस्टर ई मतलब ए के अंदर, रजिस्टर ए के अंदर ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी आ गई, तो हम दोनों का मतलब जो भी एफ -1 करके एफ ई होगा ये, और इन दोनों का अपन क्या करेंगे, और करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ओ आर ए डी। ठीक है, कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या अपना 0 फ्लैग सेट या रीसेट, मतलब 0 फ्लैग सेट हुआ। अगर हाँ तो बाहर निकल जाओ, नहीं हुआ तो जंप करो। तो हम उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जे एन जेड, और जो यहाँ पर अपन ने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उनमें से हमें कहाँ पर जंप करना है, हमारी 1 मिनट में से इरेज कर देती हूँ, ये काफी क्लमसी हो गया। ठीक है, अब अपन को कहाँ जंप करना है, ध्यान से देखो, अपने को जंप करना है इस वाले पे। ठीक है, फिर से अपन डिक्रीमेंट करेंगे, अगर ये 0 नहीं हुआ होगा और का रिजल्ट, इन दोनों वैल्यूज को जो डिक्रीमेंट करके इनका और किया, अगर वो 0 नहीं हुआ है तो अपन कहाँ जंप करेंगे, फिर से डिक्रीमेंटिंग करेंगे, तो यहाँ जंप करेंगे। तो लेट सपोज ये प्रोग्राम हमारा 2000 एड्रेस पे लिखा हुआ है, तो ये हो गया 2001, मतलब नहीं 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 नहीं, मेमोरी लोकेशंस में किस तरीके से सेव होगा, अब अपन पहले उसे देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये बोला कि भैया ये जो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन है, अपन यहाँ पर एक एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, JNZ एड्रेस जो कि 16 बिट्स का होगा। ठीक, अब वो कौन सा होगा, वो अपन मेमोरी में जब ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन सेव कर देंगे तब पता चलेगा। कैसे, देखो भाई ये मेमोरी है। ठीक है, हाँ, अब अपन इस मेमोरी के अंदर इन इंस्ट्रक्शंस को सेव करना शुरू करते हैं। तो एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट ऑफ डेटा आता है, तो लेट्स सपोज 2000 से हमने इंस्ट्रक्शंस को सेव करना शुरू किया। ठीक है, राइट, नाउ 2000 पे फर्स्ट बाइट LXID। अब ये फर्स्ट बाइट सेकेंड बाइट का जो खेल है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है 1 बाइट कैसे है, 2 बाइट्स क्यों नहीं है, LXID 2 बाइट्स क्यों नहीं है, नो इट इज नॉट लाइक दैट। इसमें अगर कोई भी डेटा नहीं है साथ में, अकेला सिर्फ यही है, मतलब इंस्ट्रक्शन ही इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ ऑप कोड है, तो ये 1 बाइट का होता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बाइट ऑफ डेटा है FFH में, यहाँ पे 1 बाइट, और ये दूसरी बाइट यहाँ पे। ठीक है, अब DCXD ये 1 बाइट का है, तो पूरा यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव ए कॉमा ई, अगेन 1 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो मूव ए कॉमा ई पूरा का पूरा आ जाएगा। उसके बाद ORAD 1 बाइट ऑफ डेटा है, मतलब 1 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट JNZ है ना, 2007 2008। हाँ, अभी JNZ, अब हमारे को पता होना चाहिए कि अपने को जंप कहाँ करना है, डिक्रीमेंटिंग पे जंप करना है अपने को, है ना, इस पे जंप करना है। तो ध्यान से देखो ये क्या एड्रेस है, 2003 है, तो 2003 को अपन मेमोरी में कैसे सेव करेंगे, जो हायर बाइट है वो 20 है, तो हायर बाइट तो बड़े वाले एड्रेस पे आ जाएगी, और जो लोअर बाइट है 03 वो छोटे वाले एड्रेस पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने मेमोरी में डेटा सेव करा दिया। कौन सा, ये पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमने सेव करा दिया जो परफॉर्म करेंगे डिले को। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा लूप है। मैं एक दूसरे कलर से कर देती हूँ, बहुत और लगेगा। हाँ, तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा लूप है, और बाकी ये आउटसाइड ऑफ द लूप है, ये तो सिर्फ इनिशियलाइज करने के लिए काम आया है डी पेयर को। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखना कि हम डिले कैलकुलेशन की बात करेंगे। ये तो मैंने 8 बिट को एक्स्ट्रा इसलिए समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं मिटा देती हूँ। अब हम डिले कैलकुलेशन करेंगे सिंपल। ओ गॉड, इसको भी मिटा दूं क्या,
समझ तो आ रहा है ना कि 1.2 मिली सेकेंड से ज्यादा अगर हमारे को ज्यादा का अपने को डिले क्रिएट करना है, 1.2 मिली सेकेंड से ज्यादा का अपने को डिले क्रिएट करना है जो माइक्रोप्रोसेसर 3 मेगा हर्ट्ज पे ऑपरेट करता है, उस केस में हम रजिस्टर पेयर को यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये चीज है, भूलना मत। हाँ, तो अपन डिले कैलकुलेशन करते हैं। तो फॉर्मूला इसका रहेगा कि अपन सबसे पहले तो टाइम पीरियड मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ये क्लॉक है, अपन ने इनपुट किया माइक्रोप्रोसेसर को, तो इसकी एक फॉलिंग एज है ना, क्लॉक की फॉलिंग एज और जो नेक्स्ट फॉलिंग एज है, उन दोनों के बीच में जो मेजरमेंट होता है इसको अपन टी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और एक टी स्टेट अपने को पता है कि मतलब यहां से लेके यहां तक का जो रहा अपने पास, और अपने को पता है एक चीज कि जो अपना एक टी स्टेट होता है ना, वो 1 साइकिल ऑफ क्लॉक होती है। ठीक, अभी टाइम पीरियड क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, थोड़ा दूर लगा देती हूँ। हाँ, अभी अपन ने जहां अपन जानते हैं एक बात कि जो फ्रीक्वेंसी है, हमने मतलब सपोज कर रखा है कि 3 मेगा हर्ट्ज पे अपना माइक्रोप्रोसेसर अजम्पशन है। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ और लिखा हुआ है और डिले कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी लेना। मैं हम जनरली सपोजिशन में 3.072 मेगाहर्ट्ज यानी कि 3 मेगाहर्ट्ज अप्रॉक्स करके लेते हैं। तो टाइम पीरियड जो होता है वो इक्वल टू 1/f होएगा, और वो हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁶। तो 1/3 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, और जो कि हो जाएगा 0.33 माइक्रो सेकेंड, क्योंकि 10⁻⁻6 के लिए क्या होता है, माइक्रो होता है सिंबल, है ना। अभी पिको, नैनो, मिली, माइक्रो, मेगा ये सब तो पढ़ रखा है अपन ने, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हाँ, तो अपन ने ये टाइम पीरियड अपना निकाल लिया इन केस अपना माइक्रोप्रोसेसर 3 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0.33। अब फॉर्मूला के अंदर टाइम पीरियड के आगे क्या आएगा, अपन ने अपने आएंगे नंबर ऑफ टी स्टेट्स। मैं अभी जो डिले कैलकुलेशन कर रही हूँ उसके अंदर डिले किसके थ्रू कैलकुलेट कर रही हूँ, जो आउटसाइड ऑफ द लूप इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इसके थ्रू कितना डिले क्रिएट हुआ उसको कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में लिखा है ध्यान से देखो, LXID FF। ठीक है, इसने क्या कितना मतलब मशीन साइकिल्स ले रखी है उस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टी स्टेट्स कितने ऑक्यूपाई किए हैं इसने। तो यहां पर लिखो फॉर्मूला के अंदर नंबर ऑफ टी स्टेट्स, ये मैं कैलकुलेट कर रही हूँ डिले कैलकुलेशन आउटसाइड द लूप, है ना। यस, अभी तो इसको अपन बोल सकते हैं DO, यानी कि DO को कैलकुलेट कर रही हूँ मैं। तो ये फॉर्मूला फॉर DO है, आउटसाइड द लूप, ये पूरा का पूरा लूप है इसके बाहर। ठीक है, हाँ, तो अपना यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपकोड फेच हो रहा है OF, फिर अपना क्या हो रहा है, मेमोरी रीड हो रहा है, फिर अपना क्या हो रहा है, मेमोरी रीड हो रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, सो आई एम बैक। हाँ, तो क्या हुआ था, मैं क्या कह रही थी आपसे, मैं कह रही थी यस कि ये जो अपना LXID FFFFH है ये अपन ने यहाँ लिखा, और यहाँ पे अपनी मशीन साइकिल्स हो रही हैं। ऑपकोड फेच किया, माइक्रोप्रोसेसर को पता लग गया कि मुझे करना क्या है, और उसको पता चला कि जो इमीडिएट डेटा है उसको DE पेयर में डालना है ना। फिर उसने नेक्स्ट इमीडिएट डेटा को रीड करने के लिए 2 मेमोरी रीड मशीन साइकिल्स लगाई। तो ये ऑपकोड फेच कितनी टी स्टेट्स का होता है, 4 टी स्टेट्स का। मेमोरी रीड कितने मशीन वो सॉरी कितने टी स्टेट्स की होती है, 3 टी स्टेट्स की। ये सारी मशीन साइकिल्स है ना। और आपको बेसिक्स नहीं क्लियर है तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियोस 2x पे निकाल दो, समझ आ जाएगा। राइट, ये भी 3 टी स्टेट्स का मेमोरी रीड, तो मिला के हो गए 10। राइट, तो अपन के नंबर ऑफ टी स्टेट्स हो गए 10। अभी उसके बाद यस, तो ये तो अपना हो गया, मतलब इसके अंदर कोई रिपीटेशंस तो हो ही नहीं रही, लूपिंग तो हो ही नहीं रही है, तो बस इतना ही है। तो ये अपना डिले कैलकुलेट हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 3.3 माइक्रो सेकेंड। हाँ, अभी अपन ने आउटसाइड द लूप का डिले कैलकुलेशन कर लिया, अब अपन डिले जो एक्चुअल में इनसाइड द लूप हुआ है, मतलब डिले फ्रॉम द लूप हुआ है, लूप से जो डिले क्रिएट हुआ है इन वाले इंस्ट्रक्शन से, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस क्या है, 2003 है, तो यहाँ पे मैं इसे चेंज करके 2003 लिख देती हूँ। ब्लैक कहाँ गया, ब्लैक पेन कहाँ है,
What the hell? कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर 2003 सीधा इससे लिख देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो अपन डिले करेंगे, डिले कैलकुलेशन, जो डिले क्रिएट हुआ है फ्रॉम द लूप, फ्रॉम द लूप। अब इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो अपना DCX-D है, राइट, इसे थोड़ा हटाती हूँ। हाँ, तो ये अपना जो लूप है, इसके अंदर जो DCX-D है वो ऑपकोड, आई मीन यहाँ पर देखो ध्यान से, मेमोरी के अंदर अपने माइक्रो प्रोसेसर ने ये काम कर दिया, उसके बाद बोलेगा मुझे क्या करना है, तो वो फिर से इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, है ना, इस एड्रेस पे। तो यहाँ ये क्या करेगा, ऑपकोड फेच। याद करो, मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में, जब मैंने आपको ये मशीन साइकिल्स के बारे में बताया था, तब मैंने आपको टी स्टेट्स के बारे में भी एक बात बताई थी कि जो ऑपकोड फेच होता है वो बेसिकली 95% ऑफ द केसेस में कितने टी स्टेट्स का होता है, 4 टी स्टेट्स का। फिर मैंने आपको एक बात और बोली थी कि 5% इंस्ट्रक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनमें ये 6 टी स्टेट्स का होता है। तो वो 5% जो केसेस होते हैं, है ना, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो है DCX, जिसके अंदर ऑपकोड कितने का होता है, 6 टी स्टेट्स का, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट, तो ये इसने क्या किया, इसने डिक्रीमेंट कर दिया रजिस्टर पेयर DE के अंदर। ये तो मतलब DE के अंदर अपन ने क्या डाला था, FF डाला था, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसमें डिक्रीमेंट कर दिया। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आई एम बैक। मैं क्या कह रही थी कि इसमें इसने डिक्रीमेंट किया, जो DE है इसके अंदर FF के अंदर अपन ने डिक्रीमेंट कर दिया। यहाँ डिक्रीमेंट करके FE हुआ होगा। नाउ अपन ने क्या किया, डिक्रीमेंट करने के बाद, मतलब ऑपकोड फेच कर लिया और डिक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद अपन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे गए। फिर से माइक्रो प्रोसेसर पता लगाएगा कि मुझे क्या करना है। उसको पता चला कि मुझे ई रजिस्टर का डेटा ए रजिस्टर में मूव करना है, ठीक है। तो वो रजिस्टर में मूव कर देगा और यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, ऑपकोड फेच हुआ होगा। ये तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है 95% केसेस वाला, तो इसका ऑपकोड फेच 4 टी स्टेट्स का होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे फिर गया। अब इसको फिर पता लगाना है मुझे क्या करना है, तो इसने बोला मुझे और करना है एक्यूमुलेटर का डेटा और जो भी रजिस्टर दे रखा है उसका डेटा। तो इसने क्या किया, रजिस्टर D और एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है उनको और कर दिया। तो यहाँ पे भी अगेन ऑपकोड फेच हुआ होगा। तो यहाँ भी ये भी नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, तो इसका भी जो ऑपकोड फेच है वो कितने टी स्टेट्स का है, 4 टी स्टेट्स का। फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे गया, JNZ पे। यहाँ पे इसको पता चला कि मुझे एक काम करना है कि चेक करना है, मतलब जो टू मतलब जंप करना है इन केस मेरा जो जीरो फ्लैग है वो सेट नहीं हुआ है, तो मतलब जीरो फ्लैग 1 नहीं हुआ है तो मुझे जंप करना है, ठीक है। तो इसको पता चल गया ये चीज, तो यहाँ पे तो ऑपकोड फेच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ OF, ठीक है। और यहाँ पे ये भी नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, 95% केसेस वाला ऑपकोड फेच हो रहा है इसके अंदर भी। तो ये भी 40 स्टेट्स का हुआ होगा। और उसके बाद हम उसने बोला कि भैया जंप तो करना है पर कौन से एड्रेस पे करना है, तो यहाँ पे इसने इन दोनों मेमोरी लोकेशंस को रीड किया होगा एड्रेस को उठाने के लिए। तो ये दो दो मेमोरी रीड लग गई। तो ये दोनों कितने कितने टी स्टेट्स की हैं, 3 टी स्टेट्स की, ठीक है। तो मिला के ये कितने हो गए, मिला के ये हो गया 6 + 4 + 4 + 4 12, 6 12 + 18 18 + 6 24, राइट। तो ये सारे 24 इनसाइड द लूप कितना टी स्टेट्स लग गए, 24, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन मैं फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला के लिए शॉर्ट में, चलो कोई नहीं, फॉर्मूला पूरा लिख देती हूँ। फॉर्मूला के पहले ना टाइम पीरियड आ जाएगा, क्योंकि 3 मेगाहर्ट्ज का माइक्रो प्रोसेसर है अपना, हमने अज्यूम कर रखा है 3 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, तो 0.33 इसका टाइम पीरियड हो गया। नेक्स्ट अपन आएंगे नंबर ऑफ टी स्टेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ टी स्टेट्स वो कितनी है, 24। उसके बाद अपन ने बोला कि भाई एक चीज नोटिस करो, जो अपन ने 24 बोल दिया वो तो ठीक है, यहाँ पे जंपिंग भी तो करेगा इस एड्रेस पे, और कितनी बार जंप करेगा, सोचो ध्यान से। DE के अंदर अपन ने क्या डेटा डाला था, FF को डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। मैं यहाँ पे एक बार हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करती हूँ आपके सामने।
मतलब कितनी बार यहाँ पे जंपिंग हो गई, ध्यान से देखो। जितनी ये जो आपने कोड लिखा है इसका मतलब यही तो है कि डी के अंदर डेटा डालो और इसको तब तक डिक्रीमेंट करते रहो और चेकिंग करते रहो जीरो फ्लैग जब तक इसका डेटा जीरो नहीं हो जाए, यही मतलब है इसका। छोटे शॉर्ट में देखा जाए तो भले ही और करके तो हम ट्रिक लगा रहे हैं कि वो जीरो हुआ कि नहीं ये चेक करने के लिए, तभी तो हम दोनों ये डीई के अंदर में से एक डेटा एक्यूमुलेटर में भेज के ये और फिर इन दोनों का जो और कर रहे हैं, ये तो अपनी ट्रिक है ये देखने के लिए कि भाई डेटा जीरो हो गया कि नहीं। ठीक है, अगर दोनों में जीरो होगा तो जाहिर सी बात है जीरो रिजल्ट आ जाएगा और का, और हमें समझ आ जाएगा कि इन दोनों के अंदर जो डेटा है वो जीरो हो गया डिक्रीमेंट होके। तो ट्रिक है ये, तो ये वाला पोर्शन जो मूव और है ये तो ट्रिक है। ठीक, असली तो चीज यही है कि डिक्रीमेंट करा तो जीरो हुआ कि नहीं। तो वो चीज कितनी बार, मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, चलेगा उतनी बार जितना बड़ा ये नंबर है। तो ये नंबर कितना बड़ा है, कितनी बार चलेगा, मतलब यहाँ पे अपने फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट, है ना, या फिर जंप विल एग्जीक्यूट बोल सकते हो आप। मतलब जे एंड जेड विल एग्जीक्यूट भी लिख सकते हो। लूप जितनी बार ये जंप करेगा उतनी बार ये ऐसे ऐसे करके एग्जीक्यूट करेगा यहाँ जा जाके। ठीक, तो इसका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करती हूँ मैं, हेक्सा टू डेसी लिख दिया है मैंने। हाँ, तो कैसे करते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था और फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि भैया पहला वाले को मल्टीप्लाई करना है 16 रेज टू द पावर 0 से, पीछे से मल्टीप्लीकेशन करो, राइट टू लेफ्ट चलना है। फिर इसकी कैरी बढ़ा दो, 0 के बाद 16 रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करो। इसको किससे करोगे, 16 रेज टू द पावर 2 से। इसको किससे करोगे, 16 रेज टू द पावर 3 से। मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब f को आप रिप्रेजेंट करो डेसिमल में तो वो हो जाएगा 15। ठीक है, a को a से लेके f तक अपन रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। तो a को 10 से करते हैं, b को 11 से करते हैं, c को एक्सेट्रा, मतलब 10, 11, 12, 13, 14 और लेके f जो होता है वो 15 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि f इंटू 16 रेज टू पावर 3 का मतलब 15 इंटू 16 रेज टू पावर 3 प्लस 15, इस वाले का काम हो गया। अब इस वाले को 15 इंटू एफ है 15 का मतलब, ठीक है, 15 इंटू 16 रेज टू द पावर 2 प्लस ये क्या है अगेन एफ 15 इंटू 16 रेज टू पावर 1 प्लस 15 इंटू 16 रेज टू द पावर 0। अब इसे मल्टीप्लीकेशन करो 16 रेज टू द पावर 3। वेट अ मिनट, मैं इसे कैलकुलेट कर लेती हूँ, पॉज कर रही हूँ मैं वीडियो को। यस, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी है 15, ये मल्टीप्लीकेशन कर दिए मैंने यहाँ पे, और उसके बाद 15 इंटू ये जो 16 क्यूब आया, ये 16 स्क्वायर आया, ये 16 रेज टू पावर 1 और 16 रेज टू पावर 0 1 हो गया। और फिर उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन करके बाद ये एडिशन परफॉर्म किया मैंने। ठीक है, अब ये एडिशन का रिजल्ट ये आया 65535, तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्लैक पेन से। यस, ये रहा मेरा ब्लैक पेन, 65535। तो ये क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स ये अपना लूप रन करेगा। ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू आ गई अपनी, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ टाइम्स क्या क्या लिखेंगे, 65535। ठीक, तो ये हमारा जो डिले कैलकुलेशन फ्रॉम दी लूप है और ये अपना डिले कैलकुलेशन आउटसाइड दी लूप था। ठीक है, इसको मैं ब्लॉक डाल देती हूँ। ठीक, ये वाला ये अलग है और ये अलग है। हाँ, अभी क्लियर है, ये एडिशन है इन सभी का, तो उसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब उसके बाद अपन ने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया, उसकी मेरे पास डिजिट ऑलरेडी मैंने लिख ली है, दैट इज 519037.2 माइक्रोसेकेंड्स। ठीक है, जिसका मतलब हो गया 519 मिली सेकेंड। ये ऐसा वाला सिंबल लगा देते हैं अपन। ठीक, तो ये अपना क्या हो गया, डिले हुआ फ्रॉम दी लूप, है ना। अब उसके बाद आउटसाइड दी लूप जो अपन ने डी ओ कैलकुलेट किया था, ये क्या है, फ्रॉम दी लूप, तो डी एल। ठीक है, तो जो डी ओ आया है और डी एल आया है, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे इन दोनों के साथ। पर मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले वीडियो में जब मैं रजिस्टर का डिले बात कर रही थी कि भाई जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होती है अपनी जे एंड जेड, ये हर ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक बार लास्ट में तो ये
फॉल्स होगी नहीं। जो जे एंड जेड है ये फॉल्स तब होता है तब उस केस में इसके जो ये टी स्टेट्स हैं ये सिर्फ 7 होते हैं, मतलब ये तो 10 है। जब इन केस ये ट्रू होता है तो नंबर ऑफ टी स्टेट्स जो ये लेता है वो 10 है, और इन केस ये फेल होता है मतलब ये कंडीशन फेल होती है और हमें बाहर आना होता है, लूप के जीरो फ्लैग सेट हो जाता है, तब ये 7 होता है। तो एक्स्ट्रा जो 3 टी स्टेट्स हैं उनको हम इसमें से इरेज करेंगे, ठीक है। तो इसमें अपना जो डी एल ए है जिसको अपन को हटाना है, इस टोटल जो आया है अपना फ्रॉम द लूप है ना, उसमें से जो लास्ट में जब ये फेल होगी कंडीशन और अपन बाहर करेंगे लूप के, तो ये जो एक्स्ट्रा 3 है और 3 टी स्टेट्स हैं उनको हम इसमें से इरेज करेंगे। तो वो एक्स्ट्रा 3 स्टेट्स का टाइम पीरियड टाइम आएगा, वो आएगा टाइम पीरियड इनटू नंबर ऑफ टी स्टेट्स क्या है 3, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टी स्टेट्स वो है 3, तो ये हो जाएगा अपना टाइम पीरियड 0.33 इंटू 3 जो कि है 0.99 माइक्रोसेकेंड। तो 0.99 है वो अपने को इसमें से इरेज करना है, तो वो हो जाएगा 519,037.200 माइनस 0.99, ठीक। और उसके बाद ये इरेज कर देते हैं, वेट मिनट, 630,915, ठीक है। तो ये अपना हो गया डीएलए, ये है अपना डीएल माइनस डीएलए, डीएल माइनस डीएलए। तो ये है अपना फाइनल लूप का टाइम जो अपने लूप ने लिया है एग्जीक्यूट होने में, मतलब डिले कितने माइक्रोसेकंड्स का हुआ है इतने का। तो अप्रॉक्स वही 519 मिली सेकेंड आ गया, कोई खास डिफरेंस है नहीं, तो ये वही है 519, ठीक। अभी उसके बाद अपन इसको ऐड करेंगे जो लूप के बाहर जिस इंस्ट्रक्शन ने टाइम लगाया है उसके साथ, तो यानी कि डी ओ के साथ। तो ये हो जाएगा 500, आई एम सॉरी दिस वन 500, ये वाला लिख देते हैं ना, हाँ इरेज करने के बाद ये रहे, इसको हटाने के बाद ये है ना, तो ये हो जाएगा दिस प्लस 0. वो आई एम सॉरी 3.3 माइक्रोसेकेंड, तो ये हो जाएगा 519,039.51, ठीक है। ये है टोटल टाइम, यानी कि ये हो जाएगा डी ओ प्लस डी एल माइनस डी एल ए। ये है जो अपना को मतलब 519 मिली सेकेंड अप्रोक्स अपना जो टाइम था वो लग गया इसको एग्जीक्यूट करने में, जब हमने वैल्यू ये डाली अपने डीई रजिस्टर पेयर के अंदर, मतलब यहाँ पे डीई रजिस्टर पेयर है इसमें अपन ने एफ एफ डाला था, तो इतना टाइम मतलब इतने माइक्रोसेकेंड्स का टाइम लगा, मतलब या फिर अपन कह सकते हैं 519 मिली सेकेंड, जो कि 1.2 मिली सेकेंड जो अपन ने रजिस्टर यूज करके मैक्सिमम वैल्यू यूज की थी उस समय एफ एफ, उसके कंपैरिजन में काफी बड़ी है। तो ये लग गया डिले, ठीक है। तो दो इंस्ट्रक्शंस के बीच में अगर हमने ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिया विद दिस वैल्यू तो इतने का लग जाएगा अपने को डिले। और बाकी डिले कैलकुलेशन भी समझ आ गया, डिले लगता कैसे, क्यों हमने इन इंस्ट्रक्शंस को यूज किया है, ट्रिक जो और को यूज करने के लिए क्यों, रीजन क्या है इस और को यूज करने का, एक्यूमुलेटर में वैल्यू डालने का एक रजिस्टर से, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड। शिट ब्लू का ब्लैक में जा रहा है, हाँ। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन। अगर आपको कुछ भी चीज अच्छी लगी, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल में कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ भी अजीब लग रहा है, डू मेंशन इट इन द कमेंट्स बिलो। अगर समझ आया प्लीज लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel, share it among your friends. That's all. Thank you so much.